मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आज का प्रतिपाद्य विषय है सन्निकर्ष। तो जैसे कि कारिकावलिकार कहते हैं, कारिकावली में विषयेंद्रिय संबंधो व्यापार सो भी षड्विधः। विषय और इंद्रिय का जो संबंध है वही व्यापार है, क्योंकि व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, इसकी चर्चा हमने कल की थी। ठीक है, तो जो व्यापार है वो व्यापार क्या है? सन्निकर्ष है। इंद्रिय और विषय का जो सन्निकर्ष है वही प्रत्यक्ष के प्रति व्यापार होता है, और व्यापार का जनक होने के कारण इंद्रिय करण बनता है। तो वो जो सन्निकर्ष है, 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं। हमको कहना चाहिए सन्निकर्ष 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक सन्निकर्ष और अलौकिक सन्निकर्ष। तो यहाँ पर जो सन्निकर्ष बताया जा रहा है यह लौकिक सन्निकर्ष है। तो लौकिक सन्निकर्ष षड्विधः, 6 प्रकार के लौकिक सन्निकर्ष होते हैं। और अलौकिक जो सन्निकर्ष हैं वो 3 प्रकार के हैं, उनकी चर्चा हम आगे ग्रंथकार करेंगे। अब आगे कौन कौन से विषय के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है, तो ग्रंथकार बता रहे हैं। द्रव्य ग्रहस्थ संयोगात संयुक्त समवायतः द्रव्येषु समवेतानां तथा तत्समवायतः तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः तद्वृत्तीनां समवेतः समवायन्तु ग्रह प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत्, विशेषणतया तद्वद् अभावानां ग्रहो भवेत्, यदि स्यादुपलभ्यते एवं यत्र प्रसिद्ध्यते। तो कारिका में सामान्य रूप से सारी बातें बता दी गई है, और हमने आपको कहा था सन्निकर्ष का जो वीडियो है उसको देख कर आइए। तो उसको आपने देखा है, समझा है, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। द्रव्य ग्रहस्थ संयोगात, द्रव्य के प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। ठीक है, चक्षु त्वक और मन, ये 3 इंद्रियां है, इन 3 इंद्रियों के द्वारा हम द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हैं। तो द्रव्य के प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष कारण है। ठीक है, अब देखिए आप सामानाधिकरण बना करके भी विचार कर सकते हैं। द्रव्य का प्रत्यक्ष को बनाइए कार्य, तो जो द्रव्य का प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा। उस द्रव्य में इंद्रिय का संयोग होना चाहिए। जैसे घट का प्रत्यक्ष करना है तो घट का प्रत्यक्ष विषयता संबंध से घट में रहेगा, उस घट में चक्षु इंद्रिय का संयोग है। ठीक है, तो संयोगात त्वक इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष करेंगे, तो उस घट के साथ विषय के साथ त्वक इंद्रिय का संयोग होना चाहिए। जब संयोग होगा तब जाकर के प्रत्यक्ष होगा। इंद्रिय और विषय के संयोग के बिना द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष करना है तो मन और आत्मा के बीच में संयोग सन्निकर्ष होता है। ठीक है, द्रव्य ग्रह संयोगात संयुक्त समवायतः द्रव्येषु समवेतानाम, जो द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले गुण कर्म आदि हैं, गुण कर्म सामान्य, जैसे घट में घटत्व है तो घटत्व का प्रत्यक्ष आप चक्षुरेंद्रिय के द्वारा भी कर सकते हैं, घटत्व का प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय के द्वारा भी कर सकते हैं। तो घटत्व का प्रत्यक्ष करेंगे तो घटत्व का जो प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? घटत्व में रहेगा। घटत्व प्रत्यक्ष का विषय हो गया घटत्व। उस घटत्व में चक्षुरेंद्रिय को ले जाना है, तो कैसे जाएगा? चक्षु से संयुक्त हो गया घट, क्योंकि संयुक्त तो द्रव्य के साथ ही होगा, तो चक्षुरेंद्रिय से संयुक्त हो गया घट, उस घट का समवाय घटत्व में है। इस प्रकार संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के द्वारा चक्षु का संबंध घटत्व के साथ हो जाएगा। अतः द्रव्य समवेत प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारणम संयुक्त समवायतः। ठीक है, त्वगिंद्रिय के द्वारा जैसे जल में स्पर्श का प्रत्यक्ष करिए, सीधा स्पर्श, तो त्वगिंद्रिय से संयुक्त हो गया जल, उसका समवाय स्पर्श में है, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। मन के द्वारा आत्मा में रहने वाले सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष करेंगे, तो मन से संयुक्त हो गया आत्मा, उसमें समवाय संबंध से सुख दुख आदि है, तो संयुक्त समवाय। रसनेन्द्रिय से रस का प्रत्यक्ष करिए, तो रसना से संयुक्त कोई न कोई पृथ्वी है, क्योंकि हम जीव में कोई द्रव्य को लाकर जब रखते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, सब्जी आदि खाते हैं, तो उसमें उस द्रव्य में समवाय संबंध से रस है, तो संयुक्त समवाय रस के प्रत्यक्ष में। ग्रहण के द्वारा गंध का प्रत्यक्ष करना है, तो ग्रहण से संयुक्त तो कोई न कोई पृथ्वी है। हवा जो है पृथ्वी के जो कण है पराग त्रिणुक आदि को उड़ा करके नासिका देश तक ले आती है, तो ग्रहण से संयुक्त वो द्रव्य होगा, वो पृथ्वी होगी, उस पृथ्वी में समवाय संबंध से गंध है।
तो घ्राणेन्द्रिय से गंध का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। ठीक है, तो द्रव्य में जो समवाय संबंध से रहने वाले पदार्थ हैं उनका प्रत्यक्ष जब हम इंद्रिय के द्वारा करते हैं वहां पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। तथा तत्समवायतः तत्रापि समवेतानाम, यहाँ पर अन्वय करना है। तत्समवायतः संयुक्त समवेत समवाय, एक समवाय जोड़ दीजिए दूसरे सन्निकर्ष में, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष होगा? तत्रापि समवेतानाम, द्रव्य समवेत में जो समवेत हैं, द्रव्य हो गया मान लीजिए घट, उसमें समवेत हो गया घट रूप, उसमें समवेत हो गया रूपत्व, तो रूपत्व का आपको प्रत्यक्ष करना है, रसत्व का प्रत्यक्ष करना है, घ्राणेन्द्रिय से गंधत्व का प्रत्यक्ष करना है। ठीक है, और मन के द्वारा सुखत्व दुखत्व आदि का प्रत्यक्ष करना है, तो वहां पर संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। कैसे? चक्षुरेंद्रिय से संयुक्त कौन हो गया? कोई द्रव्य होगा घट, उसमें समवेत हो गया रूप, उस रूप का समवाय रूपत्व में, तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से द्रव्य समवेत समवेत जो पदार्थ होंगे उनका प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तीन सन्निकर्ष की चर्चा हो गई। शब्दस्य समवायतः, शब्द का प्रत्यक्ष समवाय सन्निकर्ष के द्वारा होता है, शब्द का प्रत्यक्ष समवाय सन्निकर्ष के द्वारा होता है। तद्वृत्ति नाम समवेत समवायन तु ग्रह, तद्वृत्ति नाम शब्द वृत्ति नाम, शब्द में रहने वाले जो जाति है, शब्दत्व कत्व खत्व गत्व इत्यादि, उनका प्रत्यक्ष समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए शब्द से समवायतः को इसको समझना जरूरी है। आपने समझा ही होगा, मुझे लगता है कि इसमें विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो श्रोत्र इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय क्या है? श्रोत्र है आकाश, कर्ण विवरवर्ती जो आकाश है उसको श्रोत्र कहते हैं। तो श्रोत्र इंद्रिय आकाश है और श्रोत्र में शब्द रहता है, और श्रोत्र में विद्यमान जो शब्द है उसी का प्रत्यक्ष होता है, बाह्य जो शब्द है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। तो श्रोत्रेंद्रिय और शब्द के बीच में क्या संबंध है? तो साक्षात समवाय संबंध है। अतः श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। ठीक है, और शब्द में रहने वाला जो शब्दत्व है उसका जब हम प्रत्यक्ष करेंगे तो समवेत समवाय, श्रोत्र में समवेत, श्रोत्र हुआ आकाश, उसमें समवाय संबंध से शब्द रहता है, तो श्रोत्र में समवेत हो गया शब्द, उस शब्द में समवाय संबंध से शब्दत्व रहता है। तो तद्वृत्ति नाम, शब्द में समवाय संबंध से रहने वाला जो शब्दत्व है उसका जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। ठीक, प्रत्यक्षम समवाय से विशेषणतया भवेत, समवाय का जो प्रत्यक्ष है वो विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा होता है। इसकी चर्चा आगे ग्रंथकार करेंगे। विशेषणतया तद्वद अभावानाम ग्रहो भवेत, अभाव का प्रत्यक्ष भी विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा होता है। ठीक है, इसको आप जानते हैं, ग्रंथकार स्वयं आगे चर्चा भी करेंगे। यदि शायद उपलब्धते तेवं यत्र प्रसज्यते, अभाव के प्रत्यक्ष की जब चर्चा आएगी तो वहां पर सारे अभाव का प्रत्यक्ष होता है क्या? सभी अभावों का प्रत्यक्ष होता है क्या? ये प्रश्न जब आएगा तो ग्रंथकार कहेंगे नहीं, वहां पर कुछ विशेष स्थिति है, कुछ विशेष परिस्थिति है। तो वो जो परिस्थिति है, किस अवस्था में क्या शर्त है जबकि अभाव का प्रत्यक्ष होगा, तो यहाँ पर एक तर्क की प्रस्तुति करेंगे। यदि शायद उपलब्धते एवं मित्र प्रसज्यते, तो एक तर्क है, इस तर्क को भी हम आगे ग्रंथकार के दृष्टिकोण से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कारिका का सामान्य अर्थ आपको समझ में आ गया है और सन्निकर्ष से आप परिचित है, मैं जानता हूं। अभी जो भी आप यहाँ पर सुन रहे हैं उनको सामान्यतः इस प्रकार के सन्निकर्ष के बारे में कोई संदेह नहीं है। ठीक है, फिर भी हम जो मुक्तावलिकार जिस प्रकार से व्याख्या करेंगे उसको आप विस्तार से बताएंगे। अब मुक्तावलिकार व्याख्या कर रहे हैं विषयेंद्रिय संबंध इति। ठीक है, विषयेंद्रिय संबंध, ये प्रतीक उन्होंने यहाँ पर उठाया, व्यापार सन्निकर्ष। तो जो व्यापार है वो सन्निकर्ष है, वो 6 प्रकार के हैं। ठीक है, तो हम पहले कि द्रव्य ग्रस्त संयोगात संयुक्त समवायतः द्रव्य से समवेता नाम, इन दो को पहले लेते हैं। षड्विधम सन्निकर्षम उदाहरण द्वारा प्रदर्शयति द्रव्य ग्रह इति। ठीक है, 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष है उन सन्निकर्षों को उदाहरण के द्वारा ग्रंथकार प्रदर्शित कर रहे हैं कारिका में। द्रव्य ग्रह इति, ठीक, प्रतीक है। द्रव्य प्रत्यक्षम इंद्रिय संयोग जन्यम, तो द्रव्य का जो प्रत्यक्ष है उसके प्रति इंद्रिय संयोग कारण है, ये हमको समझ में आ गया। द्रव्य समवेत प्रत्यक्षम, द्रव्य में जो समवाय संबंध से रहने वाले गुण कर्मादि, द्रव्य समवेत, जो द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा उसको हम द्रव्य समवेत कहेंगे।
तो द्रव्य समवेत का जो प्रत्यक्ष है वो इंद्रिय संयुक्त समवाय जन्यम, इंद्रिय संयुक्त हो गया कोई कोई द्रव्य, उसका समवाय द्रव्य समवेत रूपादि में रहेगा। तो द्रव्य समवेत जो रूपादि है उनके प्रत्यक्ष प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए और आपने समझ भी लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ग्रंथकार कुछ बता रहे हैं। देखिए अभी तक हमने क्या कहा, हमने सामान्य रूप से कार्य कारण भाव बनाया, द्रव्य प्रत्यक्ष इंद्रिय संयोग कारणम, ठीक है, द्रव्य समवेत प्रत्यक्ष इंद्रिय संयुक्त समवाय कारणम। तो हमने कार्य बनाया द्रव्य प्रत्यक्ष को और कारण बनाया इंद्रिय सन्निकर्ष को। अब यहाँ पर आप विचार करें, ठीक, कोई प्रश्न कर सकता है, चलो आपने क्या कहा, द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय संयोग कारण है, तो त्वग इंद्रिय से वायु का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। त्वग इंद्रिय से वायु का संयोग हो रहा है, तो वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाए, क्योंकि आपने क्या कहा है कि द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति, तो हम लोग वायु का प्रत्यक्ष चाहते हैं चक्षुरेंद्रिय के द्वारा, तो उसके प्रति इंद्रिय संयोग को आप कारण मानते हैं। तो इंद्रिय त्वक भी तो है, तो त्वक और वायु का संयोग विद्यमान होने के कारण वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। इस प्रकार की आपत्ति यहाँ पर आ सकती है। इस प्रकार को कोई प्रश्न करेगा तो हम क्या समाधान देंगे? हमने तो यही कार्य कारण भाव बनाया है, द्रव्य प्रत्यक्ष प्रति इंद्रिय संयोग कारणम, ठीक है। तो ये समस्या यहाँ पर उपस्थित हो सकती है। अतः ग्रंथकार क्या करते हैं, विशिष्ट कार्य कारण भाव बनाते हैं, सामान्य कार्य कारण भाव नहीं बनाना है कि द्रव्य प्रत्यक्ष प्रति इंद्रिय संयोग कारणम, तत्त इंद्रिय का नाम लेकर के कार्य कारण भाव बनाना है। अतः द्रव्य चाक्षुषम प्रति चक्षु संयोग कारणम, ऐसा बोलना है। यदि आपको द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष करना है, प्रत्यक्ष मात्र को कार्य नहीं बनाना है, चाक्षुष प्रत्यक्ष, त्वचा प्रत्यक्ष, राशन प्रत्यक्ष, ये षड्विध जो प्रत्यक्ष हैं उनको विशिष्ट कार्य बनाना है, तो उनके प्रति चक्षु संयोग कारणम, तत्त इंद्रिय के साथ जो सन्निकर्ष होगा वह कारण होगा, ठीक। द्रव्य समवेत चाक्षुषम प्रति चक्षु संयुक्त समवाय कारणम, द्रव्य समवेत जो रूपादि है उनका जब आप चाक्षुष प्रत्यक्ष करेंगे तो उसके प्रति चक्षु संयुक्त समवाय कारणम, इस प्रकार से आपको कार्य कारण भाव बनाना है। केवल इंद्रिय संयुक्त समवाय कारण ऐसा नहीं कहना है, चक्षु संयुक्त समवाय, इंद्रिय का प्रवेश कराकर कार्य कारण भाव बनाना है, ठीक है। द्रव्य समवेत समवेत चाक्षुषम प्रति, द्रव्य समवेत समेत कौन है? रूपत्वादि है, तो रूपत्वादि का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा उसके प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारणम। एवं अन्यत्रापि, जिस प्रकार हमने चक्षु में प्रदर्शित किया उसी प्रकार अन्य इंद्रियों के साथ भी गंध प्रत्यक्ष, गंध घ्राण प्रत्यक्ष, घ्राण संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारणम, ठीक है। द्रव्य मानस प्रत्यक्ष मन संयोग कारणम, इस प्रकार विशिष्यैव कार्यकारण भाव, ठीक। समझ में आई बात? अब यहाँ पर एक प्रश्न है, ग्रंथकार प्रश्न उठा रहे हैं, पूर्व पक्ष कहना चाहिए, पूर्व पक्ष यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहा है, परंतु पृथ्वी परमाणु नीले नीलत्वम, पृथ्वी परमाणु पृथ्वीत्वम च चक्षुषा कथम न गृह्यते, ठीक। अब देखिए, जैसे सामने घट रखा है, अयं घटः, घटः पृथ्वी, इस प्रकार का प्रत्यक्ष हमको हो सकता है नहीं हो सकता है? जिस प्रकार अयं घटः प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार से घटः पृथ्वी ये भी प्रत्यक्ष हो सकता है, क्योंकि घट पृथ्वी हम जानते हैं। तो घट में घटत्व का जिस प्रकार चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है उसी प्रकार घट में पृथ्वीत्व का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष हो सकता है, ठीक है। तो घट में पृथ्वीत्व का जब चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है तो क्या क्या सामग्री चाहिए? तो चाक्षुष प्रत्यक्ष की सामग्री क्या क्या है आप देखिए। सबसे पहले सन्निकर्ष चाहिए, तो चक्षुर इंद्रिय से संयुक्त हो गया घट, उस घट का समवाय पृथ्वीत्व में है तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष विद्यमान है, चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष विद्यमान है। इतने से चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, आलोक संयोग भी होना चाहिए। स्वाश्रय समवाय संबंध देना आपने पहले पढ़ा है, द्रव्य समवेत का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है उसके प्रति स्वाश्रय समवाय संबंध से आलोक संयोग और उद्भूत रूप की कारणता होती है। तो आलोक संयोग और उद्भूत रूप ये दोनों पृथ्वीत्व में स्वाश्रय समवाय संबंध से विद्यमान है, ठीक। एक और चाहिए महत्व, क्योंकि महत्वम षड्विधे हेतु 6 प्रकार के सन्निकर्ष के प्रति हमने महत्व की कारणता की बात कही है। तो घट में पृथ्वीत्व का जब हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये द्रव्य समवेत का प्रत्यक्ष होने के कारण इस प्रत्यक्ष के प्रति महत्व कारण है। किन संबंधेन? स्वाश्रय समवाय संबंधेन। तो स्वम महत्वम, स्वाश्रय हो गया घट, उसका समवाय पृथ्वीत्व में है।
तो महत्व, आलोक संयोग, उद्भूत रूप, ठीक है, इन तीनों की स्वाश्रय समवाय संबंधन कारणता है जो कि विद्यमान है, और इंद्रिय संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ये सारे सामग्री विद्यमान होने के कारण घट में पृथ्वीत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। अब ग्रंथकार यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं कि पृथ्वी का जो परमाणु है, ठीक है, उसमें जो नील रूप है उसमें नीलत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए, और पृथ्वी का जो परमाणु है उसमें जो पृथ्वीत्व है उसका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पृथ्वी का परमाणु है, उसमें पृथ्वीत्व विद्यमान है कि नहीं है, तो उसका चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। यदि आपको सामान्य तो कोई प्रश्न करे पृथ्वीत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेंगे पृथ्वीत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। जब हमने घट को देखा, घटा पृथ्वी, तो घट में पृथ्वीत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है, किंतु परमाणु में भी वो पृथ्वीत्व है, तो परमाणु में जो पृथ्वीत्व है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं होता है। अब यहाँ पर एक पूर्व पक्षी है जो कि आक्षेप कर रहा है, आपने जिस प्रकार का कार्य कारण भाव बनाया है उसके आधार पर पृथ्वी का जो परमाणु है उसमें जो पृथ्वीत्व है उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? होना चाहिए, कथम न गरीयते। और पृथ्वी का जो परमाणु, उस परमाणु में जो नील रूप, उस नील रूप में रहने वाली जो नीलत्व जाति, उसका भी चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक, अब सामान्यतः हम लोग पहले विचार करते हैं, ग्रंथकार आगे हमको बताने वाले हैं। ठीक, अब मैं आपको एक प्रश्न करता हूं, आप विचार करिएगा। जैसे परमाणु के साथ, क्योंकि हम पृथ्वी के परमाणु में पृथ्वीत्व की चाक्षुष प्रत्यक्ष की आपत्ति दे रहे हैं, तो क्या क्या चाहिए सामग्री? तो सबसे पहले सन्निकर्ष चाहिए, तो हम सन्निकर्ष पर विचार करते हैं। तो पृथ्वीत्व का यदि हमको चाक्षुष प्रत्यक्ष करना है तो संयुक्त समवाय, चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। जैसे घट में जब पृथ्वीत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष करते हैं तो चक्षु संयुक्त हो गया घट, उसका समवाय पृथ्वीत्व में है। उसी प्रकार यदि आप परमाणु में पृथ्वीत्व का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष वहां पर कारण बनेगा। ठीक, तो वो सन्निकर्ष है कि नहीं देखना है, तो चक्षु से संयुक्त परमाणु होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न आपसे ये कि चक्षु और परमाणु के बीच में संयोग होता है कि नहीं होता है? तो मैंने जो आपको प्रश्न पूछा कि परमाणु के साथ चक्षुर इंद्रिय का संयोग है कि नहीं, ठीक है, तो मेरा एक दूसरा प्रश्न है, आपको उसमें भी कमेंट करना है कि वायु के साथ चक्षुर इंद्रिय का संयोग है कि नहीं। तो ज्यादातर अधिकतर लोगों ने है होता है कहा है, ठीक है, तो होता है, सही है। तो वायु के साथ चक्षुर इंद्रिय का संयोग होता है। क्यों होता है? कि जैसे मान लीजिए आपको समझना क्या है कि चक्षु तेज है ना, चक्षु तेज होने के कारण तो चक्षु विषय तेज तक जाता है। घट और चक्षु का संयोग कैसे होता है, ये भी तो प्रश्न आता है। तो घट, क्योंकि अब जो जिन्होंने देखा है उनको मालूम है, कोई बात नहीं, क्योंकि चक्षु जो है वो तेज है, वो विषय देश तक जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कमरे में एक लाइट जला रखी है, बल्ब, उसका प्रकाश पूरे कमरे में व्याप्त है, तो आपका चक्षु की किरणें भी पूरे कमरे में जहां जहां आप देख रहे हैं उतने देर तक दूर तक वो जा रहा है। और वायु भी पूरे कमरे में व्याप्त है, और वायु भी आपका द्रव्य है, चक्षु भी आपका द्रव्य है, तो उन दोनों के बीच में संयोग होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, दोनों एक ही जगह पर हैं, दोनों का संयोग है, दोनों द्रव्य हैं। संयोग होने का मतलब ये नहीं कि वायु का प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो प्रश्न आएगा ना, यदि वायु और चक्षु का संयोग है तो वायु का प्रत्यक्ष होना चाहिए। आप सीधा सीधा लॉजिक तर्क अपना लगा रहे हैं कि क्योंकि वायु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इसलिए वायु और चक्षु के बीच में संयोग नहीं हो रहा है ना। तो प्रश्न ये बनेगा कि यदि चक्षु और वायु के बीच में संयोग है तो वायु का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? ठीक है, तो जिन्होंने देखा है उनको मालूम है, जिन्होंने पढ़ा है, क्योंकि प्रत्यक्ष करने के लिए केवल सन्निकर्ष पर्याप्त नहीं होता, अन्य सामग्री भी चाहिए। अन्य सामग्री के अंतर्गत उद्भूत रूप भी चाहिए। तो वायु में उद्भूत रूप के न होने के कारण सन्निकर्ष के होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक, दूसरा प्रश्न मैंने आपको पूछा था, परमाणु के साथ चक्षुर इंद्रिय का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रश्न था मेरा। तो यहाँ पर भी वही आपको तर्क लगाना है जो मैंने वायु के साथ लगाया। परमाणु क्या है? छोटे छोटे कण है, यहाँ वायुमंडल में घूम रहे होंगे, ठीक है, तो चक्षुर इंद्रिय भी हमारा यहाँ तक जा ही रहा है, कितने दूर तक जा रहा है, तो यहाँ यदि बीच में जो परमाणु होंगे उन परमाणु के साथ चक्षुर इंद्रिय का संयोग हो ही रहा है, संयोग होने में कोई बाधा नहीं है। तो परमाणु के साथ यदि चक्षुर इंद्रिय का संयोग हो रहा है तो सन्निकर्ष विद्यमान है, द्रव्य का प्रत्यक्ष के लिए चक्षु संयोग चाहिए, तो उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए, ठीक है, ये प्रश्न आएगा। ठीक, परंतु पृथ्वी परमाणु नीले नीलत्वम, पृथ्वी परमाणु पृथ्वीत्वम च चक्षुषा कथम न गृह्यते, ये ग्रंथकार ने यहाँ पर प्रश्न उठाया था। ठीक है, तो
प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी का जो परमाणु है उसमें जो पृथ्वीत्व है उसका प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय के द्वारा क्यों नहीं होता। तो हम उसको कहेंगे सन्निकर्ष होना चाहिए ना। सन्निकर्ष है क्या, देखो जब कारण होगा तब ना कार्य की उत्पत्ति होगी। तो वो कहेगा देखो कारण आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सन्निकर्ष सबसे पहले नंबर में। तो चक्षु से संयुक्त कौन हो गया, परमाणु। ठीक है, तो परमाणु के साथ चक्षु का संयोग हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि परमाणु वायुमंडल में यहाँ पर घूम रहे हैं। चक्षु तेज है, चक्षु विषय देश तक जब जाता है, ठीक है, घट देश तक जब जा रहा है तो परमाणु के साथ चक्षुरेंद्रिय का संयोग हो जाएगा। तो चक्षु से संयुक्त हो गया परमाणु, उस परमाणु में समवाय संबंध से पृथ्वीत्व है, अर्थात संयुक्त समवाय सन्निकर्ष विद्यमान है। सन्निकर्ष विद्यमान है तो परमाणु में जिस प्रकार घट में जो पृथ्वीत्व है उसमें चक्षु का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष विद्यमान होने के कारण घट में पृथ्वीत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है, उसी प्रकार परमाणु में जो पृथ्वीत्व है उसमें भी सन्निकर्ष विद्यमान है। संयुक्त समवाय तारस सन्निकर्ष के विद्यमान होने के कारण पृथ्वी परमाणु में पृथ्वीत्व का चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी परमाणु नीले नीलत्वम, यह प्रश्न समान है। पृथ्वी का परमाणु है उसमें नील रूप है, उसमें नीलत्व है। अब देखिए घट में नील रूप है उसमें नीलत्व है, उसका चक्षुर इंद्रिय के द्वारा यदि हम प्रत्यक्ष करेंगे तो क्या सन्निकर्ष होगा, संयुक्त समवेत समवाय। चक्षुर इंद्रिय से संयुक्त कौन हो गया, घट, उसमें समवेत कौन हो गया, नील, उसका समवाय नीलत्व में है। तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा घट नील में विद्यमान जो नीलत्व है उसका प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय के द्वारा होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी का जो परमाणु उसमें नील उसमें नीलत्व, चक्षु से संयुक्त परमाणु हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, अभी आपको संदेह नहीं है। चक्षु से संयुक्त हो गया परमाणु, उस परमाणु में समवेत कौन है, नील रूप है, उसका समवाय किसमें है, नीलत्व में है। तो परमाणु नील में जो नीलत्व है उसके साथ भी चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष विद्यमान होने के कारण, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष विद्यमान होने के कारण पृथ्वी परमाणु नीले नीलत्वम चक्षुषा कथम न गृह्यते, ये हो गया प्रश्न। तो इस प्रश्न को थोड़ा और समझ करके फिर समाधान की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है आपको समझ में आ गया। तो युक्ति दे रहा है पूर्व पक्षी, क्या युक्ति दे रहा है, तत्र परंपरया उद्भूत रूप संबंधस्य महत्व संबंधस्य सत्वात्, केवल सन्निकर्ष है नहीं बता रहा है, चलो सन्निकर्ष है, केवल सन्निकर्ष होने से तो चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूत रूप का संबंध चाहिए, महत्व का भी तो संबंध चाहिए। तो पृथ्वी क्या परमाणु में जो पृथ्वीत्व है उस पृथ्वीत्व के साथ महत्व और उद्भूत रूप का संबंध है क्या, परमाणु नील में जो नीलत्व है उसके साथ उद्भूत रूप और महत्व का संबंध है क्या, ये प्रश्न हमने पूछा। तो वो क्या कहता है, परंपरा उद्भूत रूप संबंध से महत्व संबंध से सत्वात, वहां महत्व का भी संबंध है उद्भूत रूप का भी संबंध है, सन्निकर्ष तो है ही है, अतः प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक, अब कैसे इस पर हम विचार करते हैं। ठीक है, अब हमने एक उदाहरण लिया है। सबसे पहले उदाहरण क्या है, घट नीलत्व प्रत्यक्षम। घट नीलत्व प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ घट, जो घट नील है, घट में नील रूप है, उस नील में नीलत्व है, ऐसा समझना। तो कार्य हमने लिया घट नीलत्व का प्रत्यक्ष, वो घट नीलत्व का जो प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से घट नीलत्व में रहेगा, ये तो आप जानते हैं। अब यहाँ पर मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं कैसे रहती है। अब घट नीलत्व का चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष करना है तो क्या क्या चाहिए, सन्निकर्ष चाहिए। तो सन्निकर्ष में आपको समस्या नहीं है, चक्षुर इंद्रिय से संयुक्त हो गया घट, उसमें संवेद हो गया नील, उसका समवाय नीलत्व में है, तो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। किंतु महत्व और उद्भूत रूप भी तो चाहिए। ठीक है, तो देखिए घट नीलत्व क्या है, द्रव्य समवेत समवेत है, द्रव्य हुआ घट, उसमें संवेद हुआ नील, उसमें संवेद हुआ नीलत्व। तो आप जानते हैं द्रव्य समवेत समवेत का जब हमको प्रत्यक्ष करना होता है तो वहां पर उद्भूत रूप की और महत्व की कारणता किन संबंधन होती है, स्वाश्रय संवेद समवाय संबंध है ना, होती है। तो परीक्षण करके देख लेते हैं यहाँ पर है कि नहीं। ठीक, तो पहले हम महत्व को घटाते हैं, स्वम महत्वम। ठीक है, महत्व को घट नीलत्व में ले जाना है, स्वम महत्वम, स्वाश्रय कौन हो गया, महत्व का आश्रय हो गया घट, उस घट में समवाय संबंध से नील रहता है, तो स्वाश्रय समवेत हुआ नील, उस नील का समवाय कहाँ है, नीलत्व में है। इस प्रकार स्वाश्रय समवाय समवाय संबंध से महत्व घट नीलत्व में आ गया। उसी प्रकार आप उद्भूत रूप को भी ला सकते हैं। उद्भूत सो के यहाँ पर सो के स्थान पर, महत्व के स्थान पर आप ले लीजिए उद्भूत रूप को, स्वम उद्भूत रूपम, स्वाश्रय कौन हुआ, उद्भूत रूप का आश्रय हो गया घट, उसमें संवेद कौन है, नील है,
और उसका समवाय किसमें, नीलत्व में है। तो स्वाश्रय समवाय समवाय संबंध से महत्व भी घट नीलत्व में है, उद्भुत रूप भी घट नीलत्व में है, यहाँ पर सन्निकर्ष भी है। अतः चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घट नील वृत्ति नीलत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार, ये हो गया उदाहरण। उसी प्रकार यहाँ पर जो आपत्ति दी जा रही है, कहाँ आपत्ति दी जा रही है, परमाणु नील में जो नीलत्व है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो वहां पर देखते हैं वहां सामग्री है क्या, तो कार्य हुआ पृथ्वी परमाणु नीलत्व का प्रत्यक्ष। परमाणु नीलत्व का अर्थ परमाणु नीलवृत्ति नीलत्व का प्रत्यक्ष। वो विषयता संबंध से परमाणु नीलवृत्ति नीलत्व में आएगा। ठीक है, इसको आप परमाणु नीलत्व भी कह सकते हैं अथवा परमाणु नील नीलत्वम, हम शब्द परमाणु नीलत्व में ही बोलेंगे। तो परमाणु नीलत्व का यदि हमको चक्षु इंद्रिय से प्रत्यक्ष करना है तो सबसे पहले सन्निकर्ष चाहिए। तो सन्निकर्ष में कोई समस्या नहीं है। चक्षु से संयुक्त कौन हो गया, परमाणु। उस परमाणु में सम्मिलित हो गया नील, उसका समवाय नीलत्व में जाएगा। तो सन्निकर्ष विद्यमान है, किंतु महत्व और उद्भुत रूप भी तो होना चाहिए। ठीक, उद्भुत रूप को हम पहले ले जाते हैं। ठीक है, तो स्वम उद्भुत रूपम, उद्भुत रूप का आश्रय हो गया परमाणु। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, आपके मन में अभी आ चुका होगा प्रश्न, उद्भुत रूप का आश्रय परमाणु कैसे। ठीक, तो देखिए परमाणु में उद्भुत रूप रहता है कि नहीं रहता है, ये प्रश्न है। इस पर सामान्यतः हम विचार करें तो हमको लगता क्या है कि परमाणु में उद्भूत रूप नहीं है। जैसे पृथ्वी का जो परमाणु है उसमें रूप तो है, हम जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी होने के कारण उसमें रूप है, किंतु वह रूप अनुद्भूत है क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। ये सामान्यतः हम लोग सोच सकते हैं। किंतु यहाँ पर दो मत है। एक तो मत है कि पृथ्वी के परमाणु में उद्भूत रूप नहीं है, किंतु ग्रंथकार जो विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य प्रतिपादन कर रहे हैं, ठीक है, और मेरा भी कोई व्यक्तिगत मत पूछे तो पृथ्वी के परमाणु में उद्भूत रूप रहने में कोई बाधा नहीं है। पृथ्वी के परमाणु में उद्भूत रूप रहता है। तो प्रश्न आएगा, यदि परमाणु में उद्भूत रूप है तो परमाणु का चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्यों नहीं होता। ठीक, तो इसका उत्तर है पृथ्वी के परमाणु में महत्व नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष कब होता है, जब सारे सामग्री एकत्र हो जाए तब कार्य की उत्पत्ति होती है। दो चार सामग्री विद्यमान है, दो चार कारण विद्यमान है और दो चार नहीं है, तब वहां पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जब सन्निकर्ष भी है, महत्व भी है, उद्भुत रूप भी है, आलोक संयोग भी है, ये सारे सामग्री एकत्र हो जाएंगी, तभी जाकर के कार्य की उत्पत्ति होगी, तभी प्रत्यक्ष होगा। तो परमाणु का प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होता क्योंकि परमाणु में महत्व नहीं है। अतः परमाणु में उद्भूत रूप है ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं है। तो है मान करके हम घटा रहे हैं यहाँ पर। नहीं मानने के वालों के पक्ष के लिए भी ग्रंथकार समाधान देंगे। तो स्वम उद्भूत रूपम, स्वाश्रय हो गया परमाणु, पृथ्वी का परमाणु। उसमें समवाय संबंध से कौन रहेगा, नील रूप रहेगा। तो स्व हुआ उद्भूत रूप, स्वाश्रय हुआ परमाणु, उसमें सम्मिलित हुआ नील, उसका समवाय नीलत्व में जाएगा। ठीक है, तो स्वाश्रय समवाय समवाय संबंध से उद्भूत रूप चला गया नीलत्व में, परमाणु नीलवृत्ति नीलत्व में। जो सन्निकर्ष भी है, उद्भूत रूप भी है। अब परीक्षा हमको करनी है महत्व की। अब हम कहेंगे देखो महत्व वहां पर नहीं है, क्यों नहीं है, तो घटाओ स्वम महत्वम, यहाँ उद्भूत रूप की जगह आप क्या लोगे, स्वम महत्वम। शास्त्र कौन है, परमाणु लेना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आपको परमाणु नीलवृत्ति नीलत्व तक जाना है, तो स्वाश्रय से परमाणु लेना पड़ेगा। और महत्व का आश्रय परमाणु नहीं है। तो जब स्वाश्रय परमाणु नहीं हुआ तो स्वाश्रय समवेत समवाय संबंध से महत्व नीलत्व में नहीं जाएगा। तो नीलत्व में महत्व के न होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता। आप कैसे प्रश्न कर रहे हो, पृथ्वी है ना, चक्षुषा कथम न गृह्यते, हम प्रश्नकर्ता को फिर प्रश्न कर सकते हैं, किंतु वो इतना कमजोर गोटी उसने नहीं खेली है, उसके पास युक्ति है। क्या युक्ति है, ठीक है, वो कहता है कि देखो तथा ही, हम समझाते हैं। हमने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का आधार क्या है हम समझाते हैं आपको, सुनो ध्यान से। तथा ही नीलत्व जाति एक, जो नीलत्व है ना वो एक ही तो है। जो घट नीले परमाणु नीले से वर्तते, देखिए घट में जो नील रूप है उसमें भी नीलत्व जाति है, पृथ्वी के परमाणु में जो नील रूप है उसमें भी नीलत्व जाति है। वह नीलत्व जाति एक ही है कि अलग अलग है, तो एक ही है, क्योंकि नीलत्व एक है, सभी नील में रहने वाली जो नीलत्व जाति है वो एक ही है। ठीक है, तथा च महत्व संबंध घट नीलमादाय वर्तते, उद्भुत रूप संबंधस्तु उभय मादाय वर्तते। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। अब हम महत्व को नीलत्व में ले जाने वाले हैं। कौन से नीलत्व में, परमाणु नीलवृत्ति नीलत्व में महत्व को ले जाने वाले हैं। कैसे जाएगा, तो कहेंगे देखो स्वम
महत्वम, स्व से हम लेंगे महत्व को, स्वाश्रय कौन हुआ, घट हुआ, परमाणु नहीं हुआ, और हमको परमाणु लेना भी नहीं है, हम लेंगे घट, स्वाश्रय हुआ घट, उस घट में समवेत कौन हुआ, नील, और उसमें उसका समवाय कहाँ जाएगा, नीलत्व में। तो स्वाश्रय समवेत समवाय संबंध से महत्व कहाँ गया, नीलत्व में गया। हम कहेंगे नीलत्व में तो गया, लेकिन घट नीलवृत्ति नीलत्व में न गया, परमाणु नीलवृत्ति नीलत्व में कहाँ गया, उसमें तो जा नहीं सकता है, क्योंकि परमाणु तो स्वाश्रय हो ही नहीं सकता। तो कहेगा कि घट नीलवृत्ति जो नीलत्व है और परमाणु नीलवृत्ति जो नीलत्व है वो एक पदार्थ है कि भिन्न भिन्न पदार्थ है, तो हम कहेंगे वो तो एक ही है। ठीक है, जब एक ही है तो घट नीलवृत्ति नीलत्व में जब महत्व है स्वाश्रय संवेद समवाय संबंध से, तो परमाणु नीलवृत्ति नीलत्व में नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। वो दो अलग अलग होते तब ना यहाँ पर है वहां पर नहीं है कहते, एक जगह पर है तो है। ठीक है, इस प्रकार ये परंपरा जो इन्होंने ग्रंथकार ने लिखा है ना, तत्र परंपरा, ये परंपरा है घट को लेकर के। यदि हम परमाणु नील में नीलत्व का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो महत्व और उद्भूत रूप का जो संबंध है वो परमाणु को लेकर के जाना चाहिए, किंतु परमाणु को लेकर के महत्व का संबंध नहीं जा रहा है। उद्भूत रूप का संबंध यदि भी जा रहा है किंतु महत्व का संबंध हम नीलत्व में ले जाना चाहेंगे, तो हम घट को होकर के, घट को लेकर के घट के माध्यम से ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा कि महत्व संबंध घट नीलमादाय वर्तते। समझ में आई बात। उद्भूत रूप संबंधस्तु उभयमादाय वर्तते। देखिए उद्भूत रूप का संबंध उभयमादाय, उभयमादाय अर्थात परमाणु को लेकर के। उद्भूत रूप का आश्रय आप सीधा परमाणु को बना सकते हैं, तो स्वम परमाणु, स्वम उद्भूत रूपम स्वाश्रय हुआ परमाणु, तत्संवेद हुआ नील, उसका समवाय नीलत्व में जाएगा। यदि आप लोग उद्भूत रूप का आश्रय परमाणु को नहीं मानते, ठीक है, आप कहते हैं कि परमाणु में उद्भूत रूप नहीं रहता, तब कोई बात नहीं, सोचे आप लीजिए उद्भूत रूप, स्वाश्रय लीजिए घट, उद्भूत रूप का आश्रय हुआ घट, उस घट में संवेद हुआ नील, उसमें नीलत्व समवाय संबंध से रहता है, तो स्वाश्रय संवेद समवाय संबंध से उद्भूत रूप कहाँ चला गया, नीलत्व में चला गया। और घट नीलवृत्ति नीलत्व और परमाणु नीलवृत्ति नीलत्व एक ही है। अतः जब घट नीलवृत्ति नीलत्व में चला गया तो परमाणु वृत्ति नीलत्व में भी उद्भूत रूप का संबंध है, महत्व का संबंध भी है। इस प्रकार महत्व संबंध घट नीलमादाय वर्तते, उद्भूत रूप संबंधस्तु उभयमादाय वर्तते। तो पूर्व पक्षी का प्रश्न स्थिर हो गया ना। तो क्या सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हुआ कि पृथ्वी परमाणु नीले नीलत्वम चक्षुषा कथम न गृह्यते। ये जो प्रश्न उठाया था, ये प्रश्न उसने सिद्ध कर दिया कि देखो सारे सामग्री विद्यमान है, सन्निकर्ष भी विद्यमान है, महत्व भी विद्यमान है, उद्भूत रूप भी विद्यमान है, तो इन सब सामग्रियों के रहने के कारण पृथ्वी परमाणु में जो नीलत्व है उसका चक्षुरिंद्रिय से प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक, और पृथ्वी परमाणु पृथ्वीत्व की चर्चा भी इसी प्रकार से करना है, तो उसके लिए भी हम आपको चार्ट दिखाते हैं। एवं पृथ्वीत्वेपि घटाधिगमादाय महत्व संबंधो बोध्य। पृथ्वीत्व में भी घट को लेकर के महत्व संबंध समझना चाहिए। जैसे नीलत्व में जो महत्व का संबंध घट नील को लेकर हम ले गए, उसी प्रकार से पृथ्वीत्व में भी महत्व का संबंध घट को लेकर समझना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि परमाणु में पृथ्वीत्व का प्रत्यक्ष होना चाहिए चक्षुरिंद्रिय के द्वारा, ये दूसरा प्रश्न है। ये ना पृथ्वी परमाणु पृथ्वीत्व चक्षुषा कथम न गृह्यते। तो सामग्री एक नहीं, पहले हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखते हैं, विचार करते हैं। तो सन्निकर्ष के बारे में आपको कोई संदेह नहीं है, सन्निकर्ष चक्षु से संयुक्त हो गया परमाणु। ठीक है, परमाणु के साथ तो उसका संयोग है, तो चक्षु से संयुक्त हो गया परमाणु, परमाणु रूपा पृथ्वी, उसमें समवाय संबंध से पृथ्वी तो विद्यमान है, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष विद्यमान है। तो केवल सन्निकर्ष विद्यमान होने से तो होगा नहीं, आलोक संयोग महत्व और उद्भूत रूप भी चाहिए। उद्भूत रूप के साथ साथ में आप आलोक संयोग भी जोड़ते रहिएगा, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो उद्भूत रूप के लिए संबंध होगा वही संबंध आलोक संयोग के लिए भी होगा। तो पहले हम ले लेते हैं उद्भूत रूप को। तो स्वम उद्भूत रूपम, स्वाश्रय हो गया परमाणु। अभी तो आपको संदेह नहीं है, क्योंकि उद्भूत रूप का आश्रय परमाणु है, तो उसका समवाय पृथ्वीत्व में है। ठीक है, तो स्वाश्रय समवाय संबंध से उद्भूत रूप कहाँ चला गया, पृथ्वीत्व में चला गया। तो प्रश्न आएगा महत्व भी तो होना चाहिए, तो स्वम महत्वम, यहाँ उद्भूत रूप की जगह महत्व लेंगे, तो स्वाश्रय परमाणु तो होगा नहीं, तो महत्व पृथ्वीत्व में स्वाश्रय समवाय संबंध से नहीं जाएगा। तो पृथ्वीत्व में, पृथ्वी परमाणु में जो पृथ्वीत्व है उसमें महत्व के न रहने के कारण पृथ्वी परमाणु में पृथ्वीत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ये हम समाधान देंगे। किंतु पूर्व पक्षी कहेगा नहीं, वहां पर भी परंपरा घटाधिगम आदाय महत्व का संबंध विद्यमान है।
घटाइए स्वम महत्वम। और स्वाश्रय हम परमाणु को नहीं लेंगे। स्वाश्रय हो गया घट, उसका समवाय पृथ्वीत्व में है। घट में भी तो पृथ्वीत्व है, और घट में विद्यमान जो पृथ्वीत्व है और पृथ्वी के परमाणु में विद्यमान जो पृथ्वीत्व है वो दो नहीं है, एक ही है। तो एक ही होने के कारण प्रश्न आएगा कि पृथ्वीत्व में महत्व है कि नहीं है। स्वम महत्वम स्वाश्रय घट, उसका समवाय पृथ्वीत्व में है, तो स्वाश्रय समवाय संबंध से महत्व पृथ्वी में रहता है। तो चाहे वो पृथ्वीत्व घट वृत्ति पृथ्वीत्व हो अथवा वो परमाणु वृत्ति पृथ्वीत्व है, वो दो नहीं है, एक ही होने के कारण पृथ्वीत्व में महत्व का संबंध है। उद्भूत रूप का संबंध भी है। उद्भूत रूप संबंध अस्तु उभय मादाय एव। आपको समझ में आई बात? ठीक है। तो प्रश्न हो गया कि क्या प्रश्न हुआ कि पृथ्वी परमाणु नील में जो नीलत्व है और पृथ्वी परमाणु में जो पृथ्वीत्व है उसका प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय के द्वारा होना चाहिए। सारी सामग्री विद्यमान है, सन्निकर्ष भी विद्यमान है, महत्व भी विद्यमान है, उद्भूत रूप भी विद्यमान है। ठीक, तो क्यों नहीं होता, ये हो गया प्रश्न। तो इसका समाधान देना है। अच्छा, अभी प्रश्न बाकी है ना, समाधान तो बाद में करेंगे। तो और भी प्रश्न इसी प्रकार से। एवं वायु तदीय स्पर्शादौ च सत्ताया चाक्षुष प्रत्यक्षम स्यात्। ठीक है, देखिए वायु में सत्ता का प्रत्यक्ष करना है, चाक्षुष प्रत्यक्ष करना है। वायु में सत्ता का त्वचा प्रत्यक्ष तो होता है, और वायु का जो स्पर्श है उसमें भी सत्ता का चाक्षुष प्रत्यक्ष करना है, ये आपत्ति है। हटाते हैं कैसे? अब प्रक्रिया आप जान चुके हैं। सत्तावान वायु ये हमको प्रत्यक्ष करना है। ठीक है, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा, त्वग इंद्रिय के द्वारा सत्तावान वायु प्रत्यक्ष होता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो सत्तावान वायु ये हम चाक्षुष प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं। ये किसका प्रत्यक्ष है? सत्ता का प्रत्यक्ष है। सत्ता का चाक्षुष प्रत्यक्ष है कहाँ पर? वायु में। तो वायु में सत्ता का चाक्षुष प्रत्यक्ष करना है। तो ये जो सत्ता का चाक्षुष प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से सत्ता में है, सत्ता का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो सत्ता का जो प्रत्यक्ष है उसका विषय सत्ता है। सत्ता एक जाति है। कुछ लोग समझते हैं सत्ता क्या है? सत्ता एक जाति है जो कि द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। ठीक है, सामान्य का परिचय आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि सत्ता जो सबसे परा सामान्य है ना, सबसे पर जो सामान्य है वो सत्ता है। हमने कारिकावली में भी हम पढ़ चुके हैं। सत्ता परत्वेच्यते, सत्ता सबसे पर सामान्य है जो कि द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। तो सत्ता का जब आप प्रत्यक्ष करते हैं, जैसे मान लीजिए घट में सत्ता का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ऐसा कल्पना करिए। तो सत्तावान घटः चक्षुरेंद्रिय के द्वारा होता ही है। तो वहां पर चक्षु से संयुक्त हो गया घट, उस घट का समवाय सत्ता में जाएगा, तो सन्निकर्ष हो गया। महत्व को ले जाना है तो स्वम महत्वम स्वाश्रय समवाय समझ से ले जाइए। स्वम महत्वम स्वाश्रय हो गया घट, उस घट का समवाय सत्ता में है। उद्भूत रूप को ले जाइए, स्वम उद्भूत रूपम स्वाश्रय हो गया घट, उसका समवाय सत्ता में है। तो घट में जो सत्ता है उसमें सन्निकर्ष भी है, महत्व भी है, उद्भूत रूप भी है, इसलिए सत्तावान घट ये चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार उसी प्रकार सत्तावान वायु इस प्रकार से चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये आपत्ति है। पहले देख लेते हैं सन्निकर्ष है कि नहीं। तो चक्षु से संयुक्त कौन हो गया? वायु हो गया। अभी तो आपको संदेह नहीं है वायु के साथ चक्षु का संयोग होता कि नहीं होता है? होता है। तो चक्षु से संयुक्त हो गया वायु, उस वायु में समवाय संबंध से सत्ता है। तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है कि नहीं सत्ता के साथ? वायु में जो सत्ता है उसके साथ चक्षुर इंद्रिय का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष विद्यमान है। तो केवल सन्निकर्ष विद्यमान होने से तो होगा नहीं, महत्व और उद्भूत रूप का संबंध भी चाहिए। तो स्वाश्रय समवाय संबंध से लीजिए। स्वम महत्वम स्वाश्रय कौन है? वायु। वायु में महत्व है ना, वायु में महत्व परिमाण है। तो स्वम महत्वम स्वाश्रय हो गया वायु, उसका समवाय किसमें है? सत्ता में है। तो स्वाश्रय समवाय संबंध से महत्व कहाँ चला गया? सत्ता में चला गया। उद्भूत रूप का संबंध भी तो होना चाहिए सत्ता में। तो स्वम उद्भूत रूपम, यहाँ महत्व के स्थान पर उद्भूत रूप को लीजिए। तो स्वम उद्भूत रूपम स्वाश्रय कौन है? वायु है क्या? नहीं है, वायु में उद्भूत रूप नहीं रहता। तो स्वाश्रय समवाय संबंध से उद्भूत रूप का संबंध सत्ता में नहीं है, अतः वायु में सत्ता का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसा हम समाधान दे सकते हैं। किंतु पूर्व पक्षी तो मानने वाला है नहीं। वो कहेगा देखो सोचे हम लेते हैं उद्भूत रूप, स्वाश्रय हम वायु को नहीं लेंगे क्योंकि वायु को ले ही नहीं सकते, तो हम लेंगे घट जहां पर उद्भूत रूप है। तो स्वाश्रय हो गया घट, उस घट का समवाय किसमें है? सत्ता में है। तो हम कहेंगे घट में जो सत्ता है उसमें ना उद्भूत रूप आया, वायु में जो सत्ता है उसमें कहाँ उद्भूत रूप है? तो वायु में रहने वाली सत्ता और घट में रहने वाली सत्ता अलग अलग है क्या?
तो हम तो कहेंगे नहीं नहीं, वो तो एक ही है। तो एक ही होने के कारण घट को लेकर के उद्भूत रूप का संबंध सत्ता में चला गया। ठीक है, तो सत्तावान वायु इस प्रकार से चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए। तदीय स्पर्शादौ च, वायु का जो स्पर्श है उसमें भी इसी प्रकार से घटाइए। ठीक, सत्तावान वायु स्पर्श। हम अब देखिए, घट स्पर्श का, घट स्पर्श में यदि सत्ता का यदि आप प्रत्यक्ष करेंगे तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयुक्त समवेत समवाय। चक्षु से संयुक्त हो गया घट, उसमें संवेद हो गया स्पर्श, उसका समवाय सत्ता में, स्पर्श में रहने वाली सत्ता। ठीक है, संयुक्त समवेद समवाय, तो उसमें महत्व भी रहना चाहिए, उद्भुत रूप भी रहना चाहिए। तो महत्व रहेगा स्वम महत्वम। स्वास्थ्य मान लीजिए घट को लिया वहां पर आपने, उसमें संवेद हुआ स्पर्श, उसका समवाय सत्ता में है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वायु में जो स्पर्श है उसमें भी सत्ता है। सत्तावान वायु स्पर्श, ऐसा चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए। ऐसा स्पार्शन प्रत्यक्ष तो होता है, उसमें कोई बाधा नहीं है, किंतु चाक्षुष प्रत्यक्ष की आपत्ति दी जा रही है। ठीक है, सत्ता का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है वायु स्पर्श में। ठीक है, तो सत्ता का चाक्षुष प्रत्यक्ष है, वो विषेदा संबंध से कहाँ है? सत्ता में है। यहाँ महत्व का संबंध भी होना चाहिए, उद्भुत रूप का संबंध होना चाहिए। तो महत्व का संबंध में कोई बाधा नहीं है। स्वम महत्वम, सो हो गया, स्वाश्रय हो गया वायु, उसमें संवेद हो गया स्पर्श, उसका समवाय सत्ता में है, क्योंकि स्पर्श में सत्ता समवाय संबंध से विद्यमान है। किंतु उद्भुत रूप कैसे जाएगा? उद्भुत रूप का संबंध नहीं जा सकता, ये प्रश्न आएगा। तो अभी आप जानते हैं कैसे हमको घटाना है। स्वम उद्भुत रूपम, स्वाश्रय वायु को नहीं लेना है, स्वाश्रय हमने लिया घट, उसमें संवेद हुआ स्पर्श, उसका समवाय सत्ता में जाएगा। स्वाश्रय संवेद समवाय संबंध से उद्भुत रूप सत्ता में चला गया घट को लेकर। महत्व का संबंध तो वायु को लेकर के ही जा रहा है, और सत्ता एक ही है। वायु के स्पर्श में रहने वाली सत्ता और घट स्पर्श में रहने वाली सत्ता एक ही है। इस प्रकार सत्ता में चाक्षुष प्रत्यक्ष की सामग्री उपस्थित हो गई, अतः वायु वायौ तदीय स्पर्शादौ च सत्ताया चाक्षुष प्रत्यक्षम स्यात्, ये आपत्ति है। इस प्रकार की अन्य अन्य आपत्तियां भी आप स्वयं दे सकते हैं। ये हो गया प्रश्न पूर्व पक्षी का। अब ग्रंथकार इसका समाधान देते हैं। तस्मात् उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त समवायस्य द्रव्य समवेत चाक्षुषे तादृश चक्षु संयुक्त समवेत समवायस्य द्रव्य समवेत समवेत चाक्षुषे कारणत्वं वाच्यम। ये कार्य भाव बनाना है, विशिष्ट कार्य भाव बनाना है। ठीक है, अब देखिए एकता का क्या महत्व यहाँ आपको पता चलने वाला है। ठीक है, अलग अलग होकर के काम करना और इकट्ठा होकर काम करना। ठीक है, 5 अलग अलग उंगलियां है, इकट्ठा होगी तो ताकत इसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ शास्त्र से भी आप उस उदाहरण को ले सकते हैं। अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम सारे कारणों को अलग अलग करते थे। सन्निकर्ष ये कारण है। ठीक है, जैसे द्रव्य समवेत का चाक्षुष प्रत्यक्ष करना है तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष ये कारण अलग। ठीक है, फिर स्वाश्रय समवाय संबंधेन उद्भुत रूपम कारणम, फिर स्वाश्रय समवाय संबंधेन महत्वम कारणम, ये सब हम अलग अलग कार्य बनाते थे। अब ग्रंथकार कहते हैं कि जो आपका सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष में कुछ विशेषण लगा दो, उद्भुत रूप और महत्व को उसमें जोड़ दो साथ में। ठीक, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि द्रव्य समवेत प्रत्यक्ष चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारणम, ऐसा नहीं कहेंगे। अब हम कहेंगे द्रव्य समवेत चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारणम, ऐसा कहेंगे। और द्रव्य समवेत समवेत चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारणम, ऐसा कहेंगे। ठीक है, इससे जो समस्या हमारे सामने उपस्थित है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, देखते हैं। अभी हमने आपत्ति दी थी कि पृथ्वी परमाणु में जो पृथ्वीत्व है उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां महत्व का संबंध भी है, उद्भुत रूप का संबंध भी है। स्वम उद्भुत रूपम स्वाश्रय परमाणु और उसका समवाय पृथ्वीत्व में है, और स्वम महत्वम स्वाश्रय घट उसका समवाय पृथ्वीत्व में है, और घट में रहने वाला पृथ्वीत्व और परमाणु में रहने वाला पृथ्वीत्व एक ही है। इस प्रकार घट में रहने वाले पृथ्वीत्व में महत्व का संबंध है तो परमाणु में रहने वाले पृथ्वीत्व में भी महत्व का संबंध है। ये हमने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। ये होगी आपत्ति। ठीक, अब इसका समाधान हम करते हैं। अब हम इस जिस प्रकार से पृथक पृथक उद्भुत रूपम कारणम
महत्वम कारणम, सन्निकर्ष कारणम, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हम सबको जोड़ रहे हैं। ठीक, तो देखिए अब ये आपत्ति यहाँ पर नहीं आई। आपत्ति क्या है? परमाणु में पृथ्वीत्व की प्रत्यक्ष की आपत्ति है। तो पृथ्वीत्व का जो प्रत्यक्ष होगा वो विषयता संबंध से पृथ्वीत्व में है। इस पृथ्वीत्व में चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष होना चाहिए। अब हम कहेंगे सन्निकर्ष ही नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है ना, चक्षु से संयुक्त हो गया परमाणु, इसमें तो कोई समस्या नहीं है परमाणु और चक्षु का संयोग होने में। तो चक्षु से संयुक्त हो गया परमाणु, उस परमाणु में समवाय संबंध से पृथ्वीत्व विद्यमान है, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष तो है। आप कैसे कह सकते हो कि सन्निकर्ष नहीं है? कहते हैं हमारा सन्निकर्ष अब केवल संयुक्त समवाय नहीं है, हमारा सन्निकर्ष है उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त समवाय है। अच्छा, इसका अर्थ बताइए, व्याख्या करिए, हमको समझ में नहीं आया। चलो हम समझाते हैं आपको। उद्भुत रूप, महत्व और चक्षु संयोग, इन तीनों को आप जोड़िए, इन तीनों को विशिष्ट बनाना है, इन तीनों का समानाधिकरण बनाना है। यहाँ पर अवच्छिन्न शब्द का अर्थ करना समानाधिकरण, उद्भुत रूप का समानाधिकरण जो महत्व, उस महत्व का समानाधिकरण जो चक्षु संयोग, चक्षु संयुक्त शब्द दिया है ना, संयुक्त शब्द का अर्थ होता है संयोग का आश्रय। जहां पर संयोग होगा उसको संयुक्त कहेंगे। तो जहां पर चक्षु का संयोग रहेगा वो चक्षु संयुक्त होगा। तो चक्षु संयोग, उद्भुत रूप और महत्व एक ही जगह पर रहेगा। तो जिस जगह पर रहेगा वो जो वस्तु होगा, जैसे मान लीजिए घाट है, घाट में चक्षु संयोग है कि नहीं है, घाट में महत्व है कि नहीं है, घाट में उद्भुत रूप है कि नहीं है। तो जो घाट होगा वो उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त होगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पर चक्षु से संयुक्त हमको किसको बनाना है? चक्षु संयुक्त से हम किसको लेते हैं? परमाणु को लेते हैं। तो परमाणु में चक्षु संयोग है कि नहीं है, किंतु महत्व है क्या? नहीं है। ठीक है, यद्यपि उद्भुत रूप भी है। तो परमाणु यद्यपि चक्षु संयुक्त है, परमाणु में चक्षु संयोग है, किंतु यह चक्षु संयोग उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न होना चाहिए। तो उद्भुत रूपावच्छिन्न है, उद्भुत रूप विशिष्ट है, उद्भुत रूप का समानाधिकरण है, किंतु महत्वावच्छिन्न नहीं है। ठीक, तो परमाणु यद्यपि चक्षु संयुक्त है, परमाणु में चक्षु संयोग है, किंतु उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त परमाणु नहीं है। ठीक है, तो जब चक्षु संयुक्त परमाणु हुआ नहीं तो चक्षु संयुक्त समवाय पृथ्वीत्व में नहीं जाएगा। अतः पृथ्वी का जो परमाणु है उसमें पृथ्वीत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, सन्निकर्ष के न होने के कारण। अब आप घट में पृथ्वीत्व का प्रत्यक्ष करिए। ठीक, तो उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त कौन हो गया? यहाँ पर परमाणु की जगह आ जाएगा घट। ठीक है, तो उसका समवाय पृथ्वीत्व में होने के कारण घाट में जो पृथ्वीत्व है उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, सीधी सीधी बात है। और उदाहरण पर देखते हैं। पूर्व पक्षी ने प्रश्न पूछा था, पृथ्वी का जो परमाणु में जो नील है उसमें नीलत्व का प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, देखते हैं, परीक्षण करके देखते हैं सन्निकर्ष है कि नहीं। ठीक, चाक्षुष प्रत्यक्ष की आपत्ति दी जा रही है। तो ये जो प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से परमाणु नीलत्व में रहेगा, परमाणु नीलवृत्ति नीलत्व में, वहां पर चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष होना चाहिए। कौन सन्निकर्ष? संयुक्त समवेत समवाय। कहेगा है तो सन्निकर्ष, चक्षु से संयुक्त हो गया परमाणु, उसमें समवाय संबंध से नील रूप है, तो संयुक्त समवेत हो गया नील, उसका समवाय नीलत्व में जाएगा। तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष विद्यमान तो है, तो क्यों नहीं प्रत्यक्ष होता? तो कहेंगे अब हमारा सन्निकर्ष केवल संयुक्त समवेत समवाय नहीं है, तादृश चक्षु संयुक्त समवेत समवाय है, अर्थात उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होना चाहिए द्रव्य समवेत समवेत के चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए। ठीक, अब घटाकर देख लीजिए। तो चक्षु संयुक्त आप किसको लेने वाले हैं? चक्षु संयुक्त से आप लेने वाले हैं परमाणु को, तभी ना संयुक्त समवेत समवाय परमाणु नीलवृत्ति नीलत्व में जाएगा। तो ये जो चक्षु संयुक्त परमाणु है, तो यद्यपि परमाणु में चक्षु संयोग है, वो उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न है क्या? तो उद्भुत रूपावच्छिन्न तो हो सकता है क्योंकि परमाणु में उद्भुत रूप विद्यमान है। तो उद्भुत रूपावच्छिन्न चक्षु संयोग यद्यपि परमाणु में है किंतु वो महत्वावच्छिन्न नहीं है, परमाणु में महत्व नहीं है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि परमाणु और घट एक ही है। आप ऐसा कह सकते हैं कि परमाणु में रहने वाला पृथ्वीत्व और घाट में रहने वाला पृथ्वीत्व एक ही है, ऐसा आप कह सकते हैं। किंतु आप ऐसा नहीं कह सकते कि परमाणु और घाट दोनों एक ही तो है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते, दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। अतः घाट में महत्व है किंतु परमाणु में महत्व नहीं है। तो उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त शब्द से आप परमाणु को नहीं ले सकते, तब वो समवेत समवाय आगे आप बढ़ नहीं सकते।
तो सन्निकर्ष के विद्यमान न होने के कारण पृथ्वी के परमाणु में जो नीलत्व है उसका चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ठीक, इत्थम च परमाणु नीलादो नीलत्वादि ग्रह। ठीक, ग्रंथकार स्वयं व्याख्या कर रहे हैं, परमाणु नील में नीलत्व का ग्रह नहीं हो सकता। क्यों? परमाणु चक्षु संयोगस्य, परमाणु में जो चक्षु का संयोग है वो महत्वावच्छिन्नत्वा भावात, यहाँ महत्व का वैशिष्ट्य नहीं है, महत्व का सामानाधिकरण नहीं है, अर्थात परमाणु में महत्व नहीं है। ठीक, समझ में आई बात? आगे देखते हैं, और वायु का जो स्पर्श है उसमें भी सत्ता का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा था। तो कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष कर लेते हैं, सत्ता का प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तो जो प्रत्यक्ष विषयता संबंध सत्ता में है वहां पर चाक्षुष प्रत्यक्ष की सामग्री है क्या? तो पहले हमने घटाया था सारी सामग्रियां हैं, अब दोबारा घटाकर देख लेते हैं दोबारा। ठीक है, अब देखिए सत्ता का प्रत्यक्ष पहले हम वायु में करने जा रहे हैं, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा वहां पर, किंतु केवल संयुक्त समवाय सन्निकर्ष नहीं होगा, उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष चाहिए। तो चक्षु से संयुक्त हम किसको लेते हैं? वायु को लेते हैं। चक्षु से संयुक्त हम लेते हैं वायु को। तो वायु में चक्षु संयोग है कि नहीं? है, कोई बात नहीं। और वो चक्षु संयोग महत्वावच्छिन्न है कि नहीं? है। महत्व का समानाधिकरण है कि नहीं? है, क्योंकि वायु में महत्व भी है और वायु में चक्षु संयोग भी होने के कारण वायु में जो चक्षु संयोग है वो महत्वावच्छिन्न है, किंतु यह चक्षु संयोग उद्भुत रूपावच्छिन्न नहीं है, क्योंकि वायु में उद्भुत रूप नहीं रहता। ठीक, तो वायु में चक्षु का संयोग तो है, किंतु वह चक्षु का संयोग उद्भुत रूपावच्छिन्न नहीं है। तो हमको तो उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त वायु होना चाहिए, तब जाकर तत्समवाय वायु के सत्ता में जाएगा। अब तो नहीं जा रहा है, तो सन्निकर्ष के न होने के कारण वायु में सत्ता का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। एक ग्रंथकार बता रहे हैं, एवं वायु आदौ न सत्तादि चाक्षुषम तथा चक्षु संयोगस्य रूपावच्छिन्नत्वा भावात। चक्षु का संयोग है वायु में, किंतु वो रूपावच्छिन्न नहीं है, अर्थात उद्भुत रूपावच्छिन्न नहीं है। ठीक है, और वायु का जो स्पर्श में आप यहीं पर घटाकर देख लीजिए, यदि आप स्पर्श में सत्ता का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो ये तो सत्ता एक अधिकरण हो जाएगा, तो यहाँ पर सन्निकर्ष क्या बनेगा? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष बनेगा। किंतु सबसे पहला जो चक्षु संयुक्त है उसको उद्भुत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो चक्षु संयोग का आश्रय आप किसको लेंगे? वायु को लेंगे। वो जो वायु है वह उद्भुत रूप का आश्रय न होने के कारण वायु में जो चक्षु का संयोग है उद्भुत रूपावच्छिन्न नहीं। ठीक है, दोनों प्रश्न का एक ही समाधान है। इस प्रकार सन्निकर्ष में हमने विशेष विशेषण दे दिया, जोड़ दिया। पहले भी हम उद्भुत रूप को कारण बता रहे थे, महत्व का कारण बता रहे थे, सन्निकर्ष को कारण बता रहे थे। अब हम क्या बोलते हैं, हम सन्निकर्ष में उद्भुत रूपावच्छिन्नत्व और महत्वावच्छिन्नत्व को जब जोड़ देते हैं, जोड़ करके जब हम कार्य कारण भाव बनाते हैं, तो आप जो आपत्ति दे रहे हैं उन आपत्तियों का समाधान हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, अब देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, जो आपत्ति देने वाले ने आपत्ति दिया, संयोग सन्निकर्ष को लेकर आपत्ति नहीं दिया, प्रथम सन्निकर्ष को लेकर आपत्ति नहीं दिया। किसको लेकर आपत्ति दिया? द्वितीय सन्निकर्ष और तृतीय सन्निकर्ष को लेकर के परमाणु में पृथ्वीत्व की प्रत्यक्षत्व की आपत्ति दी, और साथ साथ में परमाणु नील में जो नीलत्व है उसके चाक्षुष प्रत्यक्ष की आपत्ति दी। अर्थात जो प्रथम सन्निकर्ष है द्रव्य प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष कारण हम लोग बोलते हैं, वहां तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। वहां क्या करेंगे? द्रव्य प्रत्यक्ष प्रति इंद्रिय संयोग कारणम अथवा द्रव्य चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रति चक्षु संयोग कारणम, ये अलग हो गया। उद्भुत रूपम कारणम समवाय संबंधेन महत्वम कारणम, ये तो अलग अलग हो गया, वहां तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं वहां भी थोड़ी सी आवश्यकता है। कहाँ पर? एवं यत्र घटस्य पृष्ठावच्छेदेन आलोक संयोगः चक्षु संयोगस्तु अग्रावच्छेदेन तत्र घट प्रत्यक्षाभावात् आलोक संयोगावच्छिन्नत्वं चक्षु संयोगे विशेषणे देयम्। चक्षु संयोग में भी आलोक संयोगावच्छिन्नत्व विशेषण देना चाहिए। कहाँ पर, क्यों देना चाहिए? तो कहते हैं एक उदाहरण ले लो आप। ये मान लो घाट है, ठीक है, घट का उदाहरण हमने लिया, घट बनाया, तो बड़ा सा घट है, बहुत बड़ा घट आप ले लो। तो एक तरफ इधर के तरफ हो है ना, थोड़ा सा आप लाइट जला दो, छोटा सा टॉर्च लाइट जला दो कि बस इधर दिखे इधर ना दिखे, और कमरा बिल्कुल अंधकार है। कल्पना कर लो अंधकार कमरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन घट के पिछले भाग में छोटी सी दिया जल रही है, जो कि आप इधर से देखोगे तो दिखेगा नहीं, ढक जाएगा। ठीक है, तो आपका चक्षु संयोग घट का इस भाग में है, ठीक है,
पृष्ठावच्छेदन आलोक संयोग, घट के पीछे भाग में आलोक संयोग है, और अग्र भाग में चक्षु संयोग, तो अग्रावच्छेदन। अब आप यहाँ खड़े हो, आपके बीच में घट है, उस तरफ दिया जल रहा है छोटा सा, जिसका प्रकाश बाहर नहीं जा रहा है, ठीक। तो आप उस अवस्था में, घट आपके कमरे में पूरा अंधकार है, उस अवस्था में आप घट को देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? नहीं देख सकते, ठीक है, नहीं देख सकते। आप इस उदाहरण को थोड़ा बदल भी सकते हो। बड़ा सा घड़ा आपने लिया और उसके अंदर, घड़े के अंदर आपने छोटा सा दिया डाल दिया और बाहर से ढक दिया, ठीक है, थोड़ा सा छिद्र बना दिया एक तरफ, जिससे कि उस हवा जाता रहे, ठीक है। तो अब आप, पूरा अंधेरा कमरा है, तो आप उसको देख नहीं सकते घड़ को। अब प्रश्न है, जब आप यहाँ है, आपके सामने घड़ा है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा है, तो उस घट के साथ चक्षु इंद्रिय का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रश्न आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अंधेरा होने पर भी चक्षु का जो किरण है वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। हमारे कमरे में यदि भी अंधेरा है, बाहर कहीं दूर में लाइट जल रही है, तो हम उस प्रकाश को देख सकते कि नहीं देख सकते? देख सकते। तो हमारा जो चक्षु का किरण है वहां तक तो जा रहा है, तो वहां जा रहा है, मतलब हमारे सामने जो घट है वहां तक भी जा रहा है, तो घट के साथ चक्षु का संयोग विद्यमान है, ठीक। तो उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अन्य कारण भी तो होना चाहिए। तो महत्व है कि नहीं घट में? घट में महत्व है, घट बड़ा है। घट में उद्भुत रूप है कि नहीं? घट में उद्भुत रूप भी है, तो उद्भुत रूप भी है, महत्व भी है, चक्षु का संयोग भी है, का आलोक संयोग भी तो होना चाहिए। हाँ, घट में आलोक संयोग भी है, थोड़ा सा दूसरे भाग में आलोक का संयोग भी तो है। तो सारी सामग्री एकत्र हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अतः यहाँ पर इस स्थिति में चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होना चाहिए, किंतु घट का प्रत्यक्ष होता नहीं है। अतः आलोक संयोग और चक्षु संयोग को भी थोड़ा बांध देना है, जोड़ देना है। हम क्या कहेंगे, द्रव्य चाक्षुषम प्रति, केवल चक्षु संयोग का कारण नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आलोक संयोगावच्छिन्न चक्षु संयोग कारणम, ऐसा कहेंगे। क्या कहेंगे? आलोक संयोगावच्छिन्न चक्षु संयोग कारणम। तो यदवच्छेदन, घट में जिस भाग में आलोक संयोग है, उसी भाग में, उसी देश में चक्षु संयोग होना चाहिए। चक्षु संयोग किंचित अन्य देशावच्छेदन है, आलोक संयोग किंचित अन्य देशावच्छेदन है। पृष्ठावच्छेदन आलोक संयोग है और अग्रावच्छेदन चक्षु संयोग है, ठीक है। तो आलोक संयोगावच्छिन्न चक्षु संयोग नहीं है। अतः सन्निकर्ष विद्यमान न होने के कारण इस स्थिति में घट का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो जब जिस भाग में हम देख रहे हैं वहीं पर आलोक का संयोग हो जाएगा, तो यदवच्छेदन आलोक संयोग तदवच्छेदन, यदि चक्षु संयोग विद्यमान है तो घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो कोई बाधा नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने चक्षुरिंद्रिय को लेकर सन्निकर्ष की चर्चा की। इसी प्रकार का विवेचन आप त्वाच प्रत्यक्ष, राशन प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष आदि स्थल में भी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा ग्रंथकार आगे करने भी वाले हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रखते हैं। तो आपका जो प्रश्न है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।